हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरी क्लास स्टार्ट करो बेटा, मैं ग्रीटिंग्स टू यू गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेड ट्वेल्थ का पहला लेक्चर। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का है, चैप्टर का नाम अलग अलग होता है, बट पूरी अगर आपने सिलेबस देखा हो, अपनी बुक्स देखी हो ग्रेड ट्वेल्थ की, तो हमारा ग्रेड ट्वेल्थ का जो एंटायर कोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइजन है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, तो पूरी वॉल्यूम 1 जो है, पूरी जो बुक 1 है वो इट कंप्राइजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पूरी वॉल्यूम 1 में, पूरी बुक 1 में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगर मैं इस टॉपिक को फर्दर डिवाइड करता हूं, अगर इस नेम को मैं फर्दर डिवाइड करता हूं, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, and then we divide it as into magnetism, and the third portion is EM waves। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है, तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, क्या बिहेवियर है, क्या क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर यही चार्ज मेरा अगर मूव करने लग जाए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लेते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा वो ऑल दोस बिहेवियर विल बी स्टडीड अंडर कॉमन हेडिंग कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, एंड सिमिलरली इफ चार्ज विल एक्सेलरेट, लिख देते चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अंडर द हेडिंग दिस वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर and behavior of charge in motion। ठीक है, मोशन भी कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा, चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जो भी वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा वो हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग कॉल्ड मैग्नेटिज्म, एंड इलेक्ट्रिक करंट इसी के अंदर आ जाएगा हमारा। एंड द थर्ड थिंग, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, ठीक है, जब चार्ज क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, तो जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी बिहेवियर वो शो करेगा, दैट विल बी स्टडीड इनटू अंडर द हेडिंग कॉल्ड ईएम वेव्स। ये हमारा शायद वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो अभी लेट अस कंसंट्रेट ऑन चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या करने वाला है? ठीक है, तो ये मेरा एंटायर डिवीजन होने वाला है फॉर ग्रेड 11 का वॉल्यूम नंबर 1। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ने वाले हैं पूरे चार्ज के बारे में। जब चार्ज रेस्ट पे है तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल, गॉस लॉ, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हम। ठीक है, चैप्टर 2 में 1 और 2 को मिला के हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो इफ यू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 1, तो हमारे चैप्टर 1 का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर 2 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स को पूरा मिला के कंबाइनली वी गिव अ कॉमन टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, काइनेमैटिक्स में आपने एक वर्ड आता है स्टैटिक वर्ड। स्टैटिक मींस व्हाट? व्हेन समथिंग इज एट रेस्ट। कौन है यहाँ पे रेस्ट पे? यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे होगा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या बिहेवियर शो करने वाला है, क्या करने वाला है वो हम सब पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? चार्ज के बारे में। चार्ज रेस्ट पे, चार्ज मोशन में, चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है। तो इन सब में एंट्री करने से पहले इट्स बेटर फॉर अस ना कि हम लोग जान ले कि चार्ज क्या चीज है भाई, है ना। अब जो चीज रेस्ट पे है, मोशन में है या फिर एक्सीलरेट कर रहा है, उसके बारे में हम इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो पहले जान तो लें कि वो चीज है क्या, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, व्हाट इज चार्ज। अब हम पढ़ते देखो चार्ज क्या है भाई। आपने पढ़ा होगा, अगर हम आपसे पूछो चार्ज क्या है, अगर चार्ज को समझाना चाहूं तो जब
चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। चलो फॉर एग्जांपल आप अभी अभी ग्रेड 9th 10th से आए हो तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ चार्ज, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। तो आपने लेकिन ग्रेविटेशन तो पढ़ा हुआ है, आपने ग्रेड 9 का टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा हमने कि सर एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, और अगर ये r सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ g m1 m2 by r square, है ना। एंड दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड इन द एंटायर यूनिवर्स ऑन एवरी बॉडी हैविंग मास। ये हम जानते हैं किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि दो बॉडीज हैं जिनको आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, जिनको आज हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एज्यूम कर लो कि अर्लियर आपको नहीं पता व्हाट इज इलेक्ट्रॉन व्हाट इज प्रोटॉन। अब मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रखे। अब दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ, फोर्स, चार्जेस के बारे में पता ही नहीं है, तो उनके लिए क्या है, दो बॉडीज है सर, दो बॉडीज जिनका मास m है, तो एज पर दिस लॉ दोनों को क्या करना चाहिए था, अट्रैक्ट करना चाहिए था। दोनों के पास मास है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके पास मास होता है, तो दोनों के पास अगर मास है तो इनको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए सर। लेकिन क्या मिला हमें, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, दे आर रिपेलिंग। ये बहुत जबरदस्त फोर्स है, अपने आप को दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ फेल होगा क्या? नहीं, फेल तो नहीं होना चाहिए, वो तो फोर्स लगती है, ठीक है। अब किसी बॉडी के पास मास है तो वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि सर मास के अलावा कुछ और फोर्स है जो हम इन दोनों चार्जेस को रिपेल करा रही है, इन दोनों बॉडीज को। चार्जेस वर्ड अभी यूज नहीं कर रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, दो बॉडीज हैं जिन दो बॉडीज को दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं। अब मास इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी विल अट्रैक्ट ईच अदर एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। सो क्या चीज है इनके पास जिसके कारण ये रिपेल करे जा रहे हैं, ठीक है। अभी एक और बॉडी ले लेते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन, दोनों के पास मास होता है, तो एज पर द लॉ फिर से क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन अरे ये भी क्या कर रही हैं, ये भी रिपेल ही कर रही हैं, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि शायद प्रोटॉन के पास भी कुछ तो ऐसा है और इसके पास भी, इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ तो ऐसा है मास के अलावा, जिसके कारण दे आर रिपेलिंग ईच अदर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि भाई मास इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर। मास के अलावा कुछ और भी है, बिकॉज ऑफ विच बॉडीज आर रिपेलिंग ईच अदर, चलो एक और एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने किया, शायद बहुत सारे किए होंगे यार, देखो हमें नहीं पता, बहुत सारे किए होंगे, बट वी आर जस्ट टेलिंग यू 2-3 एक्सपेरिमेंट जो हमें, जिनसे हम कुछ चीजें साबित कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया, ठीक है। अब दोनों का मास अपने को मालूम है, ठीक है। दिस इज E, दिस इज P, प्रोटॉन, दोनों का मास हमें मालूम है, तो दे शुड अट्रैक्ट बाय सम फोर्स F एज पर दिस लॉ। तो G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर, अट्रैक्शन होना चाहिए था। लेकिन ये अट्रैक्शन इसके मुकाबले भी बहुत जबरदस्त फोर्स से हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और एडिशनल फोर्स है जिसके कारण दोनों बॉडीज बहुत जोर से पास आई, ठीक है ना। इसका मतलब अब तो कुछ पक्का हो गया भाई, कुछ तो इनके पास ऐसा होता है जिसके कारण ये रिपेल करते हैं और यहाँ पे अट्रैक्शन आ जाता है। कुछ तो इनके पास ऐसा होता है जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों बॉडीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। समझ आया यहां तक, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई चार इलेक्ट्रॉन के पास या प्रोटॉन के पास कुछ तो एक और प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ विच they are showing repulsive forces, right? Because mass is the property which allows only attraction as per the Newton's law of gravitation, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उस प्रॉपर्टी का नाम बाद में दिया गया, शायद let us name that property as of now is charge. So what is charge? What can we say charge now? Charge is a property जिसके कारण शायद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So let us name that property as चार्ज। कैसी प्रॉपर्टी है, जैसे मास इज इंटरनल प्रॉपर्टी, ऐसे ही चार्ज भी क्या है, बॉडीज की क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या आ जाता है, इट इज द इंट्रिंसिक मींस इंटरनल
इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. वी आर नॉट नेमिंग ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट कैन हैव, मतलब सब बॉडीज के पास हो सकता है ना. इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय virtue of which bodies can what? Attract or repel each other. तो हमने चार्ज को क्या बोला? वी हैव नेम्ड चार्ज एज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर एंड बॉडीज कैन आल्सो रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो चार्ज हमने प्रॉपर्टी बनाई, मतलब ढूंढनी. ठीक है, फिर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई खेल नहीं है, डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो स्केलर ही बोलेंगे. ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी चार्ज की? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम. इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, नोटेड बाय कैपिटल सी. कैपिटल सी से भी डिनोट कूलम. ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए एसआई यूनिट मेरी क्या है? चार्ज की, कूलम है. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज आवर कूलम. यहां तक कोई डाउट नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया. चार्ज क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है भाई, जिसके कारण बॉडीज अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं. यूनिट क्या है? कूलम है. और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है. कोई डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया. अच्छा, अब हमने जो चार्ज, अभी देखो ग्रेड 12 का बच्चा है, पहली बार तो चार्ज के बारे में पढ़ नहीं रहा है. तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा चार्ज क्या है, दिमाग में क्या आता है? सर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है. ये आपको आता है बिकॉज आप बहुत पहले से, शायद 6, 7, 8 से चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, तो टू एक्सप्लेन यू गाइस अबाउट दैट थिंग, थोड़ा वापस आता हूं किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे. एटॉमिक स्ट्रक्चर पे. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या दिखाता है आपको? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बताता है आपको? ये देखिए, ये मेरा क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है. यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, जहां पे क्या है, ये सेंटर में वी हैव आवर न्यूक्लियस, जो हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज. ठीक, एंड अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, और बीच में मेरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है. ठीक है, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमने बहुत पहले शायद 6, 7, 8, 9, 10 में, पता नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन के पास, सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है. इसका मतलब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. और तो नहीं पढ़ा हमने? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. कौन से 2 टाइप बेटा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है और दूसरा जो अपने प्रोटॉन के पास होता है ना? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेम स्टार्टिंग से पता थे क्या हमें, या किसी साइंटिस्ट ने बताया हमें आके? ये पॉजिटिव नेगेटिव नेम हमें स्टार्टिंग से पता थे? नहीं, पहले बहुत अलग अलग नाम आए थे. लेटर ऑन, एट लेटर स्टेज, द साइंटिस्ट नेम्ड एज बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव द नेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वो भी उन्होंने क्यों दिया गया? बिकॉज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज कि ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर मैं मिला देता हूं तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है. मतलब इट्स नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिला देता हूं, बट ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को जब ऐड ऑन होते हैं, मान लो +2 -2, तो क्या होता है? 0. बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है. तो उनसे उन्होंने को आइडिया मिला था कि लेट अस नेम दिस चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो अगर मैं नाम लिख देता हूं तो हु गिव दिस नेम? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. दिस नेम वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं स्पेलिंग में.
ठीक है, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द टॉपिक एंड नॉट द स्पेलिंग, ठीक है, इट्स ओके। चलो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट कूलम, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, वापस आते हैं किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे थे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन इज समथिंग व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? द चार्ज ऑन electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. This is the value of charge on electron, and this is the smallest possible value of charge. इससे छोटी वैल्यू चार्ज की we haven't observed yet. ठीक है, इससे छोटी वैल्यू हमारी नहीं होती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज. We denote this by symbol E. We denote this by symbol E. क्या है ये? मेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, ये अपनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। अच्छा, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज एग्जैक्टली सेम वैल्यू, बस पॉजिटिव। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को? पॉजिटिव नेगेटिव होना, नेगेटिव होना, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पोलैरिटी क्या होती है? दो बातें होती हैं, पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड। पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड। पोलैरिटी मतलब बताएंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पोलैरिटी मतलब बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, and magnitude, so you know number. So proton has positive polarity and electron has negative polarity. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। कितना? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। So this number is the magnitude of charge on proton and magnitude of charge on electron only, but having different polarity, ठीक है। न्यूट्रॉन का के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन जो है don't have any charge, do not have any charge. न्यूट्रॉन do not have any charge, ठीक है। तो बेसिक केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपका रिकॉल करा दिया है, बहुत डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में यार, ठीक है। चैप्टर 11 मतलब 11th ग्रेड में आपने पूरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट रिकॉलिंग कि एटम्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर वो जो उन्हीं के ऊपर होती है वो प्रॉपर्टी, जो चार्ज, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास नेगेटिव चार्ज, कितना? इतना। एंड वी विल नॉट राइट दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, विल गिव अ सिंबल ई। हम लोग ई से डिनोट करेंगे। ई का मतलब क्या होगा? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। दिस विल बी द मीनिंग ऑफ ई, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने क्या कर लिया है? रिकॉल कर लिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोला एक बॉडी के पास चार्ज नहीं है, तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता सर, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट एवरी बॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। क्या पढ़ा केमिस्ट्री में हमने? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमने सब बहुत सारी थ्योरी से हमने क्या पढ़ा है कि भाई स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसको बोले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को ही। मतलब क्या है थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से हमारी बॉडीज बनी, बॉडीज से हमारे बड़े बड़े सब कुछ उनमें से बना, वही हमारी बॉडीज ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इन द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, एन एटम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब तो हर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। कोई बॉडी न्यूट्रल है, क्या उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या उसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब फिर क्या है सर न्यूट्रल का मतलब? न्यूट्रल का मतलब है शायद ये कि देखो, अगर एक बॉडी है, अगर एक बॉडी है अपनी और उसके पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये एक मेरी बॉडी है, इसके पास एक प्रोटॉन है
और एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन बोल रहा हूं बार बार, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है सर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है सर। तो अगर कोई पूछे कि बताओ फिर टोटल इलेक्ट्रॉन और बॉडी के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर की टेंशन की जरूरत नहीं है, तो ऐड करूंगा तो जीरो आएगा, बिकॉज दे विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो गया है? जीरो। दैट डजंट मीन कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, प्रोटॉन नहीं थे। इसका मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल बॉडीज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल बॉडीज? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं न्यूट्रल बॉडीज की, न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है? बॉडी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बॉडी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी मींस अ बॉडी विच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी। अब यहीं से अपने को आइडिया मिल गया कि अगर बॉडी का नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है तो वो न्यूट्रल है, अगर अनइक्वल है तो उसके पास चार्ज है, उसके पास नेट चार्ज है। ठीक है ना, समझ में आया? तो यहां से मुझे एक आइडिया मिल गया कि बॉडीज को चार्ज कैसे किया जाता है, बॉडीज को चार्ज कैसे किया जाता है। सिंपल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर को इम्बैलेंस कर दो, हमारी बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, जैसे एक और, ये मेरी बॉडी नंबर ए थी, मान लो ये बॉडी मेरी ए थी। अगर मैं दूसरी बॉडी की बात करता हूं, बॉडी बी थी, इसके पास क्या था? दो इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ये होता है तो दो का क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके पास क्या था? एक प्रोटॉन था सर, एक प्रोटॉन था सर, मतलब 1 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल हमारा कितना हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बॉडी चार्ज हो गई है, बॉडी चार्ज हो गई है, बॉडी हमारी क्या हो गई है? चार्ज हो गई है। कोई डाउट यहां तक? तो मतलब बॉडी न्यूट्रल कब कहलाती है? व्हेन इट हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और तो चार्ज कब हो जाएगी? व्हेन बॉडी विल हैव अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो हमने समझ लिया कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है और चार्ज बॉडी का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने न्यूट्रल बॉडी का मतलब लिख लिया है, तो अब लिखते हैं व्हेन कैन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड, व्हेन कैन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड। लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मान लो व्हेन कैन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड। सिंपल आंसर था मेरा, व्हेन बॉडी हैज अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हेन बॉडी हैज unequal number of electrons and protons। तो किसी भी बॉडी के पास अगर अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो वी विल से दैट बॉडी इज चार्ज्ड, बॉडी इज चार्ज। अब पिछले एग्जाम्पल से मैंने क्या सीखा था? पिछले एग्जाम्पल से मैंने क्या सीखा था? ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, इफ number of protons is greater than
number of electrons, we will say that body is negatively charged. Body is negatively charged. Negatively charged क्या है? अच्छा नहीं, वो प्रोटॉन ज्यादा है ना, सॉरी, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिवली, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। सिमिलरली एंड व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? लेस हो, इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कहेंगे? बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, किसके पास? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास होता है। हमें ये समझ में आएगा कि व्हेन विल वी से बॉडी इज चार्ज्ड, व्हेन विल वी से बॉडी इज अनचार्ज्ड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट हमारा नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके गुड। चलिए अब बॉडी को चार्ज कैसे करना है? सर इम्बैलेंस क्रिएट कर दो, सिंपल। अगर आपको बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इम्बैलेंस क्रिएट कर दो, तो छीन लो प्रोटॉन उसके। छीन सकता हूं प्रोटॉन में? छीन तो सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ना। उससे सर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उससे आसान तरीका है, इलेक्ट्रॉन ले लो ना यार। इलेक्ट्रॉन लेना इज फार 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 इजियर देन टेकिंग आउट अ प्रोटॉन, है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन लेना बहुत 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 आसान है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने? द टर्म यू हैव स्टडीड कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में टर्म कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, पढ़ा है सबने? पढ़ा है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फ्रिक्शनल चार्जिंग के बाद में आते हैं। हमने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा हुआ है, क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ा है हमने? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रॉम द एटम। यही है ना? देखो अगर गलत बोल रहा हूं तो बता देना भाई, केमिस्ट्री आपको मेरे से अच्छी आती होगी, ठीक है। आई एम नॉट ए केमिस्ट्री एक्सपर्ट हियर, बट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मुझे आती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं आती भाई, लेकिन थोड़ी बहुत तो आती है, ठीक है ना। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, राइट, ये मेरे क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सही बना रहा हूं ना भाई? कोई दिक्कत हो बता देना, देखो मास्टर को इतनी केमिस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब 1 2 8 और 1 मैंने एटम लिया है, कोई पता नहीं कौन सा होता है, सोडियम वोडियम होता होगा, आई डोंट नो, केमिस्ट्री इतनी भी नहीं आती है, तुम देख लो। मुझे इतना पता है कि भाई 3 ऑर्बिट लिए, एक मेरा आखिरी का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस टर्म को डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज इट? इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से छीनना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर उड़ाना है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे पता है भाई, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं तो निकालना थोड़ा आसान हो जा रहा है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड, इतना भी लूजली नहीं है कि फ्री में ले जाओ आप, ठीक है, बट कंपैरेटिवली अगर बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के मुकाबले, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है। तो इसी के लिए हमने डिफाइन करी क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from the outermost shell of the atom, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है? एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन लूंगा, मतलब इस आउटरमोस्ट शेल को मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम क्या होता था? एटम होता था न्यूट्रल। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 ही प्रोटॉन थे, है ना। 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 ही क्या थे? प्रोटॉन थे, है ना। तो चार्ज इक्वल था, अगर तो Q1 इज इक्वल टू Q2 था, ठीक है। मतलब अगर Q1 Q2 नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वॉज बैलेंस्ड इक्वली बाय द पॉजिटिव चार्ज, ठीक।
नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड इक्वली बाय द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ठीक है। तो क्या होगा, दे विल बी इम्बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो बॉडी विल अटेन व्हाट, बॉडी विल अटेन क्या, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई, तो बॉडी विल अटेन पॉजिटिव चार्ज। किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इट विल अटेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये समझ में आया कि चार्जिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या देके, बहुत आसान मेथड है। प्रोटॉन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अपने लिए सबसे इजी है या तो इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है ना। वो मूवी डालो ना, जान दे या जान ले, पता नहीं क्या थी मूवी, मुझे पता नहीं, बट ठीक है, जान पे नहीं जाते भाई, इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये बॉडी ए है जो न्यूट्रल थी, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बैलेंस थे। इलेक्ट्रॉन इससे आपने ले लिए, इलेक्ट्रॉन टेकन अवे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी विल नाउ बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करो, बॉडी क्या, इलेक्ट्रॉन ले लो। और ये दूसरी बॉडी थी बी, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स गिवन, फ्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गिवन कह देते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिवन। तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो इसके पास क्या हो गया, इट विल अटेन नेगेटिवली चार्ज्ड, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो हमें आसान भाषा में समझ में आ गया है कि भाई अगर बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन दो या इलेक्ट्रॉन लो। इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूंगा तो वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा ले लूंगा तो इट विल अटेन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आइटम को देनी पड़ेगी, किसी भी आइटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देने के बहुत सारे मेथड है, एनर्जी देने के बहुत सारे मेथड है। अब अगर मैं बहुत कहीं ना जाऊं, अपने दोनों हाथों को लूं और ये तो गर्म ही हो गया यार, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपने हीट रबिंग स्टार्ट करी तो हाथ गर्म हो गए, मतलब एनर्जी क्रिएट हुई है ना, ठीक है। अब बचपन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक स्केल लिया, सर रब किया और छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट किया था, है ना। ऐसे हम बुद्धू आते बचपन में, देखो भैया मैजिक देखो, अभी देखो पेपर उड़ेंगे हमारे, ये सिखाया था ना हमने। वहां पे क्या सीन होता था, रबिंग से क्या सीन होता था, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्जिंग, दिस इज नथिंग बट मेथड ऑफ फ्रिक्शनल चार्जिंग। अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, तो अब समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन लेके या देके ही किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे अगर आता हूं तो एक ही मेथड था हमारा, क्या, इलेक्ट्रॉन लेना या देना। अब इलेक्ट्रॉन लेना या देना मतलब क्या, एनर्जी देना या लेना। अब एनर्जी देने के 3 या 4 मेथड है, अब कह सकते हैं तो चार्जिंग के अपने पास एज पर द CBSE करिकुलम जाया कर, तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नंबर 1 इज वेरी इजी, व्हाट इज व्हाट, फ्रिक्शनल चार्जिंग। नंबर 1 इज फ्रिक्शनल चार्जिंग। ये जो रबिंग से होती है ना, ये जो रबिंग से होते हैं इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। जो हम हाथ रब करते हैं या स्केल रब करते हैं इसी को बोलते हैं रबिंग वाली चार्जिंग को, फ्रिक्शनल चार्जिंग। सेकंड क्या है हमारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड क्या है अपना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, 3 मेथड है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इजी वाली, फ्रिक्शन वाली, बिकॉज वो हम बहुत पहले बचपन से अननोइंगली बहुत सारे मेथड हमारे, बहुत सारे आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो भी चलती रहती हैं। बच्चों को चेयर पे बिठा उसको 2-3 कपड़ों से मारो, टच करो तो करंट लगता है, व्हाट इज वो दैट, वो सब चीजें क्या है, वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही है, ठीक है। चलो अब फ्रिक्शनल चार्जिंग को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फ्रिक्शनल चार्जिंग इन डिटेल। फ्रिक्शनल
चार्जिंग। ठीक है, फ्रिक्शनल चार्जिंग को समझने के लिए लेट अस कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन आवर माइंड। अब ये मेरे पास एक कॉम्ब है, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, क्या हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा ना, बिकॉज देखो ये तो इसमें गर्म मुझे फील नहीं हो रहा हेयर, और यहां जब करता हूं तो मुझे गर्माहट जो है वो फील होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉम्ब को अगर रब करूंगा अपनी बॉडी के साथ, किसी के साथ भी, तो गर्म तो ये भी हो रहा होगा, ठीक है ना। तो लेट अस एज्यूम कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, कॉम्ब को नेम दिया बॉडी ए, हेयर को बॉडी बी दे देते हैं। मान लो ये एक बॉडी ए है, इसको मैं रब कर रहा हूं दूसरी बॉडी बी के साथ, बॉडी बी के साथ रबिंग स्टार्ट करता हूं, दोनों को ऐसे से रब कर रहा हूं, दोनों को मैं ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। अब बिफोर डूइंग ऑल दिस मैंने आपको एक छोटा सा डेटा दिया, ये जो जिस भी मटेरियल से बना था उस बॉडी की आयोनाइजेशन एनर्जी है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बॉडी बी की आयोनाइजेशन एनर्जी है सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी तो जूल में होती है ना सर, ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी लिख रहे हो, तो बता देता हूं, ठीक है। ईवी जो है वो क्या है, अ स्मॉलर वैल्यू कह लो या स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो केजीज बहुत बड़ी यूनिट है एटम के मास के लिए, वहां हम यूज करते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही ईवी जो है वो स्मॉल यूनिट है एनर्जी की, जूल इज अ वेरी बिग यूनिट, ईवी जो है बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही होगा तो इसको 2 जूल मान लेना, 1 जूल मान लेना, बट जूल इज वेरी बिग यूनिट, सो विल यूज द वर्ड स्मॉलर यूनिट कॉल्ड ईवी, ठीक है। ठीक है, अगर रिलेशन भी जानना है तो बताता हूं, 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होता है, ठीक है। वैसे अभी के लिए जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज ईवी जूल, तो बस उसके लिए मैंने रिलेशन लिख दिया। अभी कमिंग बैक टू अवर फ्रिक्शनल चार्जिंग, कमिंग बैक टू अवर फ्रिक्शनल चार्जिंग, बॉडी ए बॉडी बी को रब करना शुरू किया, गर्म हुआ, गर्म हुआ मतलब एनर्जी आई, एनर्जी आई कितनी, पहले 0.1 और करता गया 0.2 और करता गया 0.3, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, 1 ईवी एनर्जी आई। अरे बी ने देखा, अरे 1 ईवी एनर्जी, फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ो, फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ो। जैसे 1 एनर्जी ईवी आई, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। कौन पकड़ेगा तुरंत, ए पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा तुरंत, ए पकड़ेगा। इसका मतलब जब रबिंग होती है तो द मटेरियल with the less ionization energy will lose electron and attain positive charge, and the material with high ionization energy will gain electron and attain negative charge. Thus the two bodies are said to be charged and the method is termed as charging by friction. ठीक है ना भाई, फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। when two bodies are rubbed against each other, when two bodies are rubbed against each other, the body with lesser ionization energy will lose electron and attain positive charge, and other body with higher ionization energy will gain electron and becomes
नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, याद रहेगा ना, क्या लिखा है, बॉडी विद द लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा क्या है, बॉडी विद द हायर एनर्जी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां एक सवाल बनता है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों बॉडी अगर न्यूट्रल थी, रबिंग शुरू करी, बॉडी बी ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो किसने लिए भाई, ए ने लिए, अगर कोई तीसरा नहीं है तो, ठीक है ना, जीव में कोई तीसरा नहीं है, 2 ही है लोग, ठीक है। तो बॉडी ए ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बी ने कितने लूज करे, 2 लूज करे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रबिंग होती है, बोथ द बॉडीज, रबिंग होती है, both the bodies will attain charge of same magnitude but opposite polarity. Most important point in charging by friction, लिख देते हैं, ठीक है, in charging by friction both bodies will attain same magnitude लिखा है, same magnitude of charge but different polarity, दोनों की पोलैरिटी क्या होती है, एकदम अलग अलग, ठीक है। पोलैरिटी बिल्कुल क्या होगी, ऑपोजिट, सेम क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड, सेम क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और बॉडीज जिनको चार्ज फ्रिक्शन से चार्ज किया गया उनके पास क्या आता है, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलैरिटी। ये है हमारा एक मेथड ऑफ चार्जिंग। अगले पे आते हैं, अगला क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अरे कंडक्शन वर्ड तो हमने पहले भी सीखा सर, पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, हीट में। याद करो हीट में क्या सिखाया था, एक आग जल रही है, आयरन रॉड ली, आग में रखी, दूर से क्या हो रहा था, आग वहां से आयरन रॉड के थ्रू आपकी बॉडीज में ट्रांसफर हो जाती है ना। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन आपको हीट ट्रांसफर के मेथड से याद आया होगा कि जब 2 बॉडीज को एक्चुअल कॉन्टैक्ट में लाया जाता है और उस मेथड के थ्रू जो बॉडीज में एनर्जी मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन वाला मेथड, ठीक है। तो अगर एग्जांपल से लेके समझाता हूं, तो सपोज करो मेरे पास एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, मेटल स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है जो किसके ऊपर रखा हुआ है, वुडन स्टैंड पे रखा है। वुडन पे क्यों, इंसुलेटर पे, वुडन स्टैंड, ताकि कोई चार्ज वार्ज स्फीयर पे आ जाए तो अर्थ वर्थ में ना जाए। अर्थिंग वर्थिंग समझाता हूं थोड़ी देर बाद, अभी के लिए एज्यूम कर लो। अब न्यूट्रल स्फीयर था, स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं, एकदम न्यूट्रल था, एकदम आराम से मस्ती जिंदगी चल रही थी। अब आपको परेशानी हुई, आपने क्या किया, एक रॉड ली जो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज मतलब अपनी औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं बाय सम और द अदर मेथड, ठीक है। वो रॉड थी मेरी क्या, नेगेटिवली चार्ज। अब आपने इस रॉड को क्या किया, इस रॉड को इस मेटल स्फीयर से क्या करा दिया, टच करा दिया भाई, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में आप लेके आए, सॉरी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में आप इस नेगेटिव चार्ज रॉड को इस मेटल स्फीयर के साथ लेके आए, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो मेटल स्फीयर पे ट्रांसफर हो जाएगा। This method of charging by bringing a charged body in physical contact with the uncharged body is called charging by conduction, is called charging by conduction. So if we will write, when a charged body is brought
in physical contact with an uncharged body, with an uncharged body and charges transfer from one body to another, and charges transfer from one body to another. This method of charging is termed as charging by conduction. अच्छा, इसमें क्या है, पोलैरिटी क्या होगी, दोनों बॉडीज की सेम होगी। तो जो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में आई थी, तो दोनों का जो चार्ज क्या हो जाएगा, सेम होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट थी। यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी विल बी सेम। मैग्नीट्यूड के बारे में फिलहाल मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ कितना नहीं हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल, बट वो हम अभी हमने पढ़ा नहीं पोटेंशियल के बारे में, तो वी विल नॉट डिस्कस द वर्ड हियर, ठीक है। तो वी विल जस्ट टॉक अबाउट द पोलैरिटी, ठीक है। सो बोथ द बॉडीज विल हैव सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज, बोथ बॉडीज विल हैव सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कह सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली ही होगी, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई थी तो स्फीयर विल आल्सो बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारा क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये अपना क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। लास्ट है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस कर देना किसी के अंदर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि भाई देखो, उसी को ले लेते हैं, मेटल स्फीयर को ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा मेटल स्फीयर है, मेरा वुडन स्टैंड पे रखा है, ठीक है। मेटल स्फीयर है, बता दिया था आपको, लिखने की जरूरत, चलो लिख देते हैं। अब फिर से आपने क्या करा, इसको चिढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन अब की बार आपने रॉड को टच नहीं किया। नेगेटिव 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 नेगेटिव, पूरी नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके पास ले आए, टच नहीं किया, ध्यान रखना। अब भाई मेटल का स्फीयर था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों थे, और इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन से मेटल में, तो मैं बताता हूं बाद में क्या होते हैं। अब क्या होगा, अब इसके जितने भी पॉजिटिव, अब दूसरे जो इलेक्ट्रॉन थे इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर दूर भाग जाएंगे, मैक्सिमम दूरी बनाना चाहेंगे इससे। लेकिन तो बचेगा क्या, इधर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके मान लो पास आना चाहेगा, ठीक है, एकदम एंटर होना चाह रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव इज बीइंग अट्रैक्टेड विद द पॉजिटिव, ना पूरा पॉजिटिव चार्ज इसका निकल के इसमें भागना चाह रहा है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में एयर है। एयर इज अ इंसुलेटर, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो ये जो चार्जेस हैं ये एयर को कूद के जा सकते नहीं है, लेकिन जाना चाह रहे हैं, एकदम चिपकना चाह रहे हैं, लेकिन अलग अलग तो हो गए। अब इस रॉड को जब दूर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से मिल जाएंगे और जीवन सेम न्यूट्रल, लेकिन फिलहाल के लिए कह सकता हूं चार्ज है, ठीक है। इसी को क्या बोल सकते हैं ये, लेकिन ये रॉड फेंकने के बाद तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना यार, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। नेट चार्ज जीरो ही है अभी तक, फिलहाल अभी तक मैंने अर्थिंग नहीं करी है, तो नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन टेम्पररी कह सकता हूं इलेक्ट्रिफाइड हो गई बॉडी। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर किसी पॉजिटिव को लेके आऊं तो ये अट्रैक्ट करेंगे, चिपकना चाहेंगे। तो दिस मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, this method of temporary electrification of a body by bringing an uncharged body closer, टच नहीं गया हूं, बस पास लेके आया हूं, closer
टू अ न्यूट्रल बॉडी इज टर्म्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। वैसे थोड़ा इनकम्प्लीट है ये अभी, बिकॉज नेट चार्ज तो जीरो ही है ना, तो वो अर्थिंग करके पूरा बनता है। बट अभी तो आपको सिर्फ क्या सिखाया है कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को इसके पास लिया जाता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दूर दूर से एक दूसरे को खींचा जाता है, ठीक है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक सवाल लेता हूं, हाउ टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स कैन बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन। ये आपके साथ एनसीईआरटी में भी सॉल्व न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है। तो इंडक्शन की हेल्प से हम किसी भी दो मेटल के स्फीयर को कैसे चार्ज करते हैं। देखो अब यहां आपको समझ में आ जाएगा कि बिना टच करे इलेक्ट्रीफाई कैसे कर दिया। देखो इससे पहले हमने क्या सीखा था कि सर नेट, आप डाउट आ सकते सर यहाँ इसका बॉडी का नेट चार्ज तो जीरो ही है, बिकॉज कहीं बाहर तो गया नहीं चार्ज। अब इस एग्जाम्पल से आप ये समझ जाओगे कि हाँ, टोटल नेट चार्ज कैसे अलग अलग हो सकता है बिना टच करे बॉडीज को, बिना चार्ज बॉडी को अनचार्ज के टच करें। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं, ट्राई करना है, पॉज कर लो मैं पॉज नहीं होऊंगा, आप वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। चलो ट्राई कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लो कि मेरे दो मेटल स्फीयर हैं, शेप लेके देखते हैं ना यार। वाओ, ओ, इससे अच्छा है कि ऐसे कर लो। ओ, इससे अच्छा बनाए लो यार, उससे अच्छा बनाया ना मैंने। ये दो मेटल स्फीयर है, कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर। दो मेटल स्फीयर हैं, कॉन्टैक्ट में रखे हुए किसके, आपस में, और इंसुलेटर स्टैंड पे। ठीक है, क्या किया, अब आपने क्या किया, अब आप एक फिर से क्या चार्ज करना बॉडी को, डिस्क्राइब हाउ टू आइडेंटिकल। हाँ ठीक है, तो आप एक रॉड लेके आए, मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड, इन स्फीयर्स के पास जाहिर सी बात है क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां आना चाहेगा इन नेगेटिव्स के पास, और नेगेटिव चार्ज सबसे दूर इकट्ठा हो जाएगा, सबसे दूर, मैक्सिमम सेपरेशन पे। जब टू मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट तो दे बिहेव एज वन मेटलिक बॉडी, वन बॉडी। तो ये पूरी एक बॉडी तरह बिहेव करेगी, सारा इलेक्ट्रॉन, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां जाना चाह रहे हैं नेगेटिव के पास, और सारे इलेक्ट्रॉन दूर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, हो गए ना। अभी एक बॉडी है, नेट चार्ज जीरो है। अब आपने क्या किया, रॉड को दूर नहीं फेंका, रॉड को दूर फेंको तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, रॉड को दूर नहीं फेंकना, रॉड को वहीं रखो, इन मेटल स्फीयर को थोड़ा सा अलग अलग कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, अलग अलग कर दो। ध्यान रहे रॉड दूर नहीं जानी चाहिए, अगर रॉड दूर भागी तो तुरंत से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। रॉड वहीं पास में ही है, टच नहीं है लेकिन। ठीक है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, माइनस 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 नेगेटिव चार्ज है। अब जब आपने सेपरेशन लिया है इनके बीच, अब भले ही रॉड फेंक दो, अब टेंशन नहीं है, अब रॉड दूर फेंक दो, लेकिन स्पीयर्स तो पास पास ही थे ना। अब वो रोएंगे, अरे भगवान तीसरा आया था तो मैं बुरा मान गया था भाई, अब मुझे वापस ले लो। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, अरे ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे मिलना आपसे वापस इलेक्ट्रॉन के साथ। सारे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ इकट्ठा आएंगे, अरे यार हम तो एक ही फैमिली के पार्ट थे। अब तो सेपरेशन हो गया है, लेकिन अब तो तुमने धोखा दे दिया मुझे, आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास गए थे, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। जब मूव ऑन करते हैं तो अब सेपरेशन बढ़ा दो, मूव ऑन कर जाओ भाई। ठीक है ना, तो जिंदगी में भी हमें मूव ऑन ही करना चाहिए, लाइफ गोज ऑन, कोई हो ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें,
नेगेटिव चार्ज भी क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्मली आ जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, करेंगे, अपनी जिंदगी चलाएंगे, है ना। सो यू हैव चार्ज्ड, अरे दो मेटल स्फीयर है, दोनों पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया बिना टच किए आपस, बिना किसी चार्ज बॉडी को टच किए। सो दिस इज हाउ यू विल चार्ज टू मेटेलिक स्फीयर्स बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। तो हमने क्या सीखा आज? पहली बात, चैप्टर 1 और लेक्चर 1 ऑफ ग्रेड 12 स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हमने डिवाइड किया था कि हमें क्या पढ़ने वाला, चार्ज जब रेस्ट पे है, चार्ज मोशन में है, चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है। फिर चार्ज दिमाग में आया था, तो चार्ज क्या होता है फिर वो पढ़ा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। फिर कैसे कैसे बॉडी को चार्ज किया जाता है, ये पढ़ा हमने, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलो ये बता देता हूँ, आज उसके लिए फिर लेक्चर खत्म कर लेंगे आज का, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखो ध्यान से देखो, एक एज्यूम करो एक कांच की बॉटल है विद वैक्यूम इन इट, कोई एयर वेयर कुछ नहीं इसके अंदर। हमने एक रॉड डाली इसके अंदर, हमने एक रॉड डाली, कंडक्टिंग रॉड विद अ नॉब, उसके दोनों एंड्स पे गोल्ड की पतली पतली स्ट्रिप्स जो है वो अटैच कर दी, क्लिप ऐसी, ठीक है, ऐसी देख लो आप, ठीक है। वो ऐसे डाइवर्ज हो सकती है, ऐसे कन्वर्ज भी हो सकती है। अब अगर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसको टच कर जाए, हाँ तो ये मेटल ही, तो नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा आएगा, मेरी गोल्ड प्लेट तक आएगा जो कि मेटल है अगेन। अब दोनों प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों प्लेट्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आया है उतनी ज्यादा डाइवर्जेंस होगी, है ना। तो कह सकते हैं दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज व्हाट, इट इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन टेल कि बॉडीज पे चार्ज है या नहीं है तो कौन सा चार्ज है, पोलैरिटी कैसी है। अच्छा, वो अगर जाननी है तो मान लो हमने एक नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आए थे तो डाइवर्ज हो गए थे। अब अगर आप पॉजिटिव रॉड लेके आओगे, दूसरी रॉड बी लेके आओगे तो क्या होगा, फिर से कन्वर्ज हो जाएंगे। उससे पता लगेगा कि हाँ भाई अब जो चार्ज आया वो पॉजिटिव आया। अगर मुझे पहले का पता था कि भाई नेगेटिव रॉड थी तो नेगेटिव के कारण ऑलरेडी डाइवर्ज हो रखे थे, पॉजिटिव रॉड लेके आओगे तो कन्वर्ज हो जाएंगे बिकॉज चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। So if we go line by line, what is a gold leaf electroscope? It is an instrument. It is an instrument used to detect what? It is a sensitive instrument used to detect the presence of magnitude and sign of charge on the body. ठीक है, कैसे चेक करता है वो कितना चार्ज है, बाई डाइवर्जेंस की इंटेंसिटी चेक करके, कितनी ज्यादा डाइवर्जेंस हुई है, जितना ज्यादा डाइवर्ज हुआ होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, एक स्केलिंग होगी, और जितना कम डाइवर्ज होगा उतना कम चार्ज होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है, अ मेटल कैप कनेक्टेड विद अ वर्टिकल मेटल रॉड, बॉटम ऑफ विच इज टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड। ये जो मेरी है ये गोल्ड लीव्स हैं जो डाइवर्ज होती रहती है, ठीक है। वर्किंग क्या होगी, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is touched with the top metal top, it will flow down and the leaf will acquire the same charge and they will repel, that is diverge. तो ये हमारा सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है used to measure polarity and magnitude of the charges. ये हम अपनी लैब में बना सकते हैं, घर पे बना सकते हो, कुछ ना कुछ ट्रिक करके। गोल्ड लीफ ना लगाओ तो कुछ और लगा के देख लो, हल्का फुल्का एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह, ठीक है। तो यहां तक आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।